नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक करते हैं उत्तराखंड की तमाम खबरों की ओर। सावन के दूसरे सोमवार पर ऋषिकेश के सिद्धपीठ वीरभद्र मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ देखी गई। भक्तों ने वीरभद्र मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। भक्तों में इतना उत्साह था कि लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए भक्त नजर आए। और वहीं मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से कोरोना संक्रमण को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सावन का सोमवार आज एक बार फिर से हो और ऐसे में यहाँ पर आज फिर से वही तस्वीर देखने को मिल रही है जो पहले सावन के सोमवार पर हमने देखी थी। एक बार फिर से लोग शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का जलाभिषेक के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये सनातन धर्म का पवित्र श्रावण मास का महीना है और आज दूसरा सोमवार है। यहाँ पर सभी भक्त सुबह 4:30 बजे से जलाभिषेक कर रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिर समिति ने सारी व्यवस्थाएं करी हैं और पुलिस प्रशासन का भी साथ मिल रहा है हमें और वो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। सभी लोग अपनी बारी बारी से जल चढ़ा रहे हैं, कोई भी समस्या नहीं है। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और सावन में जब सोमवार पड़ता है तो उसकी अलग ही खास मान्यता होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो है श्रद्धालु व्रत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और मंदिरों में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। और ऐसे में आज सावन का दूसरा सोमवार है और पहले सोमवार की तरह ही यहाँ पर मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में मंदिर परिसर की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं कोरोना को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। लोग लाइनों में आए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क पहने। इन तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद मंदिर परिसर की तरफ से किया गया है। पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं जो कि ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करें, कोरोना के नियमों का पालन करें। और वहीं भारी संख्या में भारी उत्साह के साथ जो है श्रद्धालु शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं और बड़ी ही श्रद्धा सुमन के साथ यहाँ पर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें सावन के दूसरे सोमवार को भी लगी हुई हैं और भारी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त वहां पर जलाभिषेक करने के लिए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ऋषिकेश से संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आज सावन का दूसरा सोमवार है और क्या तस्वीर आज देख पा रही हैं? अमित, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? अमित, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो सावन का दूसरा सोमवार लोगों के लिए काफी खास है और ऐसे में लोग भारी संख्या में मंदिरों का रुख कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल छात्रों के लिए खुल गए हैं। अभिभावकों का सहमति पत्र लाना बच्चों के लिए अनिवार्य है। 6ठी से 8वीं के लिए 16 अगस्त से स्कूलों को खोला जाएगा। कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से स्कूल बंद थे, लेकिन अब क्योंकि कोरोना के केस कम होते जा रहे हैं और ऐसे में सरकार की तरफ से अब बड़ी क्लासेस के बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है। तो आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल उत्तराखंड में खुल रहे हैं। छात्रों को अपने पेरेंट्स से सहमति पत्र, परमिशन लेटर लेकर आना होगा। उसके बाद ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। और स्कूल की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। बच्चों की सुरक्षा को स्कूल प्रशासन सुनिश्चित करे, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं पहले ही। और टीचर्स के लिए यहाँ पर RT-PCR रिपोर्ट और वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं स्कूल के अंदर, बच्चे अपने अभिभावकों का सहमति पत्र लेकर स्कूल पहुंचेंगे। तो आज से उत्तराखंड में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। हालांकि कोरोना के चलते बंद कर दिया गया था स्कूलों को। तमाम व्यवस्थाएं स्कूल में की गई हैं। छात्र छात्राओं को पूरी तरीके से उनके टेम्परेचर को नापा जाएगा, थर्मल स्क्रीनिंग उनकी की जाएगी। उसके बाद ही उनको स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर शिफ्ट वाइज क्लासेस लगाई जाएंगी और केवल 3 घंटे के लिए ही
बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गोविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी, एक बार फिर से स्कूलों को खोला गया है, हालांकि अभी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले हैं, तो ऐसे में क्या तैयारियां यहाँ पर स्कूल की देख पा रहे हैं और दोबारा से बच्चे स्कूल में आकर कितने उत्साहित दिख रहे हैं? बिल्कुल प्रीति, बताना चाहूंगा जिस तरह से लंबे इंतजार के बाद जो है आज विद्यालय खुले हैं। आज जो है कक्षा 8 से लेकर 12वीं तक के जो विद्यालय, सभी समस्त विद्यालय खुल गए हैं। एक लंबे इंतजार के बाद जो है अभिभावकों में भी और बच्चों में भी एक उत्साह देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से आज लंबे इंतजार के बाद विद्यालय खुले हैं, उसको लेकर जो है स्कूल प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। लगातार जो है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बच्चों को कहा जा रहा है। लगातार जिस तरह से देखा जाता है कि बच्चों की जो संख्या वो कम देखने को यहाँ पर लगातार मिल रही है। जिस तरह से जो बच्चों की संख्या होनी चाहिए थी वो अभी काफी नहीं मिल पा रही है जी। और यहाँ पर जो भी स्कूल में शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, क्या उनका वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के बाद ही स्कूल ने ये फैसला लिया कि वो स्कूल खोल रहे हैं? सभी शिक्षकों का वैक्सीनेशन हो गया है और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं वो भी आपसे जानना चाहेंगे, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल प्रीति, बताना चाहूंगा खास करके जो स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार जो है ये भी ख्याल रख रहा है और लगातार प्रशासन का ये भी मानना है कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और जिससे वैक्सीनेशन को होकर मास्क का ख्याल रखा जा रहा है और साथ ही जिस तरह से जो है सैनिटाइजर को लेकर भी बच्चों में जो है एक उत्साह देखा जा सकता है। लगातार जो है अभिभावक भी जो है बच्चों के लिए सतर्क है और वहीं स्कूल प्रशासन भी लगातार सतर्क बना हुआ है। यहाँ पर ये भी समझना चाहूंगी, जानना चाहूंगी, क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसी में ये बड़ा फैसला लिया गया कि प्रदेश में स्कूलों को अब खोला जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं हुआ है कैबिनेट बैठक को, तो ये कहा जाए कि आनन फानन में जो आदेश दिए गए, क्या उसके तहत सभी स्कूलों ने तैयारी अपनी पूरी कर ली है? बिल्कुल प्रीति, ये तो कहना बिल्कुल सही होगा कि जिस तरह से स्कूल प्रशासन को लेकर भी सतर्कता रखी गई है। लगातार जो है अभी सरकार भी जो सोच रही है कि किसी तरह की जो जोखिम ना उठाना पड़े और लगातार जो है अभिभावक भी इस तरह से चिंतित थे। लेकिन जिस तरह से प्रीति प्रशासन लेकर अलर्ट है तो वो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं खास ख्याल रखा गया है। लंबे इंतजार के बाद जो है बच्चों में भी एक उत्साह देखने को मिला है। सरकार भी सतर्क है जी। शुक्रिया गोविंद चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्कूल खोल दिए गए हैं और हालांकि दावा अभी किया जा रहा है कि स्कूलों की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई भी संक्रमित ना हो और सुचारू रूप से स्कूल एक बार फिर से चले। तो दूसरे वेव के बाद एक बार फिर से स्कूलों को अब यहाँ पर खोल दिया गया है। दूसरी वेव जब शुरू हुई थी तो उस दौरान स्कूलों को बंद किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें। खेलकूद गतिविधियों को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। खेल गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। खेल परिसर में बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चों की एंट्री नहीं होगी, ये आदेश में कहा गया है। और स्क्रीनिंग के बाद खेल परिसर के अंदर जाने की ही अनुमति दी जाएगी। 50% क्षमता के हिसाब से व्यायामशालाएं खोली जाएंगी। सिर्फ स्थानीय खिलाड़ियों को ही स्टेडियम और खेल सेंटर्स में अनुमति दी जाएगी। तो ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से यहां पर लिया गया है और इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। और इस पर हमारे साथ यहाँ पर ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता सद्दाब समस हमारे साथ जुड़ गए हैं। सद्दाब जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद प्रीति जी, यहाँ पर खेल गतिविधियों को लेकर एक बार फिर से सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं कि खेल परिसर में बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बच्चों को एंट्री नहीं दी जाएगी। कोरोना को ध्यान में रखते हुए तमाम बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं। हम बिल्कुल देखिए, अब जान है तो जहान भी है जी। और हमारे जो खिलाड़ी तैयारी कर रहे थे उनकी तैयारियों को दिक्कतें हैं, उन्हें आगे खेलना है और उन्होंने प्रोफेशन चुना है, तो उनके लिए कैसे सरकार मदद कर सकती है, कैसे एक मजबूत तैयारी करने के साथ साथ जो नई SOPs हैं उसको फॉलो करते हुए, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कैसे खिलाड़ी अपनी तैयारी कर सकते हैं। 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग को इजाज़त दी गई है। बुजुर्गों को और बच्चों को अभी भी जाने के लिए मना किया गया है। वो अपने तमाम टेस्ट कराने के बाद वो अंदर उन स्टेडियम्स का लाभ ले पाएंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को दोबारा से स्टार्ट कर पाएंगे।
मुझे लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि दोबारा चीजें सामान्य हो रही हैं। तो स्विमिंग पूल्स वगैरह को अभी बंद रखने का निर्णय लिया गया है, नई एसओपीज के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करते हुए मुझे लगता है कि दोबारा से आप ठीक है, स्टेडियम्स एक को और खोला चीज यहाँ जाएगा। पर शादाब जी क्लियर करना चाहूंगी कि जो खेल स्टेडियम्स हैं उनमें तो महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर, बुजुर्गों को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जी। क्या व्यायामशालाओं में जा पाएंगे बुजुर्ग महिलाएं? नहीं, व्यायाम में जैसे ओपन एरियाज हैं, जी ओपन एरियाज में हमारे यहाँ गांधी पार्क है, दूसरे पार्क हैं जिसमें आप जा सकते हैं। आप मेडिटेशन के लिए जहाँ जा सकते हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो जी, जो नई एसओपीज आई है उसमें ये कहा गया है कि जो बंद रूम्स हैं, जो इंडोर इंडोर, जी जी गेम्स हैं, तो जी उन इंडोर गेम्स में हम कहीं ना कहीं अभी महिलाओं को और बुजुर्गों को थोड़ा सा उनके लिए उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो युवा हैं, जो 18 साल 18 प्लस के युवा हैं, उन्हें कम से कम ये मौका मिला है कि अपनी एक्टिविटीज को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। ओपन एरिया में जो पार्क्स हैं उसमें अब जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, हमारी मातृशक्ति, वो अब टहल सकेंगी, वो घूम सकेंगी। मुझे लगता है जी। धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया अब दोबारा से शुरू हो रही है और कहीं ना कहीं अब अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को मौका दिया है। और हम ये कह सकते हैं कि जो इम्यूनिटी बूस्ट का काम करता है, जब आप बिल्कुल, ये फिजिकली बहुत फिट होते ज़रूरी हैं तो है कि लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया शादाब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है खेल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से। हालाँकि अभी बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को अनुमति नहीं दी गई है खेल परिसर के अंदर जाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का आज शुभारंभ करने वाले हैं, तो बड़ी अपडेट आपको दे दें। मुख्यमंत्री आज वात्सल्य योजना का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करेंगे। कैंप कार्यालय के जनता दर्शन हॉल में यह कार्यक्रम होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या भी इसमें मौजूद रहेंगी। कोविड से अनाथ हुए 640 बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है जो आज ये कार्यक्रम होने वाला है, वात्सल्य योजना जो शुरू होगी आज से, इसको लेकर कहां पर तैयारियां की जा रही है, क्या कुछ तैयारियां देख पा रही हैं? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि जो कोविड काल के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए थे, उसको लेकर उत्तराखंड की जो महिला बाल विकास मंत्री है रेखा आर्य, उन्होंने ये सरकार से गुजारिश की थी और उसको देखते हुए सरकार ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। और आज जो है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ होने जा रहा है 11 बजे और मुख्यमंत्री इस योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ में जो महिला बाल विकास मंत्री है रेखा आर्य, वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगी। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो बच्चे इसको कोविड के दौरान जिनके तरफ से उनके माता पिता का साया उठ चुका है, उनका भरण पोषण कैसे हो, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हो, इस सोच को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। और इसी सोच के साथ सरकार ने जो है इस वात्सल्य योजना का जो है खाका तैयार किया था और जिसका आज शुभारंभ होने जा रहा है। कैलाश जी, यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगी, क्या ऐसे उन बच्चों को चिन्हित कर लिया गया है जो कि कोरोना काल में अपने किसी एक को खो चुके हैं, माता को या पिता को? क्या संख्या है लगभग उनकी, क्योंकि आज तो केवल 640 बच्चों को ही इसका लाभ मिलने वाला है। प्रीति देखिए, आज जो पहले फेज में जो लाभार्थी बच्चे होंगे जिनको डायरेक्ट डीटीपी के माध्यम से जो इसका लाभ मिलेगा, वो 640 बच्चों को आज चयनित किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग ने इस पर ग्रास रूट पर वर्क किया है, जिसमें जो है अब तक 2311 बच्चे जो है चयनित कर लिए गए हैं, जिसमें फिलहाल 27% बच्चों को वात्सल्य योजना का आज लाभ मिलने जा रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जिलाधिकारी लेवल पर जिलाधिकारियों की ओर से इन बच्चों के सत्यापन का काम पूरा कर लिया गया है और इनको चिन्हित कर लिया गया है। जो अन्य बच्चे हैं उनकी अभी सत्यापन की प्रक्रिया जो है चालू है
जब इस प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे, लॉन्चिंग करेंगे जी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो 640 बच्चों को आज इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज 640 बच्चों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। बाकी जो बच्चे चिन्हित किए गए हैं, सत्यापन होने के बाद उनको भी अगले चरण में इसका फायदा दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। स्वस्थ जीवन के आयाम, आसन, ध्यान और प्राणायाम। आज ही योग से जुड़ें। जीवन का सिद्धांत, योग वेदांत। योग वेदांत दे रहा है 60 मिनट की निशुल्क ट्रायल क्लास हर शनिवार शाम 4:30 बजे खबरफास्ट टीवी चैनल, फेसबुक, यूट्यूब और जूम पर लाइव। जूम में रुचि रखने वाले लोग निशुल्क जूम लिंक के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आइए विश्व स्वास्थ्य के लिए सब मिलकर अपने घर पर योग करें। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। देश कागज पर बना नक्शा नहीं है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुदा नहीं है। इसलिए हम दिखाते हैं देश के हर एक हिस्से से हर खबर का विश्लेषण। देखिए इंडिया कनेक्ट। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीवी सिंधु को बधाई दी है। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर शुभकामनाएं दी हैं। पीवी सिंधु ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। तो देश की झोली में एक और मेडल आ गया है। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें इस जीत के लिए बधाई दी, शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि पीवी सिंधु ने देश को गौरवान्वित किया है, देश का नाम रोशन किया है। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और एक और उपलब्धि यहां पर भारत के साथ जुड़ गई है। एक और मेडल भारत की झोली में आ गया है। मीराबाई चानू के बाद ये दूसरा मेडल भारत को मिला है और वहीं पीवी सिंधु ओलंपिक में दूसरा मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। सुशील कुमार के बाद पीवी सिंधु ऐसी हैं जो कि 2 बार ओलंपिक में मेडल जीत चुकी हैं। इससे पहले रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल पीवी सिंधु ने जीता था और इस बार ब्रॉन्ज मेडल उनके खाते में आया है। और ऐसे में देश का नाम रोशन करने के लिए मुख्यमंत्री ने पीवी सिंधु को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से आपके टीवी स्क्रीन पर। देहरादून से मुख्यमंत्री धामी ने
कालिका मंदिर में पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री ने भगवान से प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। विधायक खजानदास, मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कालिका मंदिर में पूजा अर्चना की और अपने प्रदेश की खुशहाली की भगवान से उन्होंने कामना की है। और इस दौरान उनके साथ विधायक खजानदास, मेयर सुनील उनियाल गामा मौजूद रहे। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुख्यमंत्री की तरफ से पूजा अर्चना की गई है। कालिका मंदिर में उन्होंने जाकर पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने भगवान से प्रदेश की खुशहाली की कामना की है, प्रदेश में शांति बनी रहे। और हालांकि हमने अभी हाल ही में देखा कि मानसून की वजह से जो तेज़ बारिश हुई है उसकी वजह से काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर भूस्खलन हुआ, कहीं बादल फटे, कई लोगों की इसमें जान गई है, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। और ऐसे में इस बीच मुख्यमंत्री का कालिका मंदिर में पूजा अर्चना करना और भगवान से प्रदेश की खुशहाली की कामना करना, इस दौरान उनके साथ कई और नेता मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कालिका मंदिर में पूजा अर्चना करते की तस्वीरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रदेश की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। और इस दौरान कई और नेता उनके साथ मौजूद रहे। सुनील उनियाल उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर हमला, बड़ी जानकारी आपको दे दें। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर हमला बोला है। जागेश्वर धाम में बीजेपी सांसद की बदसलूकी पर उन्होंने निशाना साधा। जागेश्वर के पुजारी का अपमान किया, भगवान शिव का अपमान किया, ये कहा हरीश रावत ने। और साथ ही सुबह 11 बजे से 1 घंटे का उपवास रखेंगे हरीश रावत। बीजेपी वालों, माफी मांगो अभियान चलाएगी कांग्रेस। बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने पुजारी से बदसलूकी की थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, सबसे पहले पूरा मामला जानना चाहेंगे, क्या है पूरा मामला और अब इसमें हरीश रावत की तरफ से क्या कुछ प्रदर्शन के तौर पर किया जाएगा? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि जो आंवला सीट, यूपी के आंवला सीट से सांसद हैं धर्मेंद्र कश्यप जी, ये शनिवार को जो है अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहां पर जो वहां के पुजारी लोग हैं, पंडित लोग हैं, उनके साथ इनकी बदतमीजी होती है। ये मामला सुर्खियों में लगातार शनिवार से सुर्खियों में है। अब इस मामले ने जो है राजनीतिक रूप ले लिया है और कल जो है देर रात ये धर्मेंद्र कश्यप जो आंवला सीट से सांसद है उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर कर दिया गया है, जिस पर अब जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दो पार्टियों ने जो है इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में हरीश रावत का सीधे बीजेपी पर हमला है कि जागेश्वर धाम में जो बीजेपी के सांसद के द्वारा जो बदसलूकी की गई थी उसके ऊपर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो जागेश्वर के पुजारी का अपमान है वो भगवान भोलेनाथ का अपमान है। उसी कड़ी में आज जो है हरीश रावत सुबह 11 बजे से 1 घंटे का उपवास रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा है प्रीति की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माफी मांगो अभियान कांग्रेस चलाएगी। जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग या सांसद माफी नहीं मांगते तब तक इस मूवमेंट को कंटिन्यू चलाया जाएगा। प्रीति जी, और कैलाश जी, क्या इस पर बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक इस तरह की कोई टिप्पणी इस पर नहीं हुई है, लेकिन इस जो विधायक है आंवला सीट से धर्मेंद्र कश्यप, इनका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, समाचार पत्रों में भी इस पर जो है खबर प्रमुखता से थी और टीवी चैनलों ने भी इसको काफी अच्छी कवरेज देकर दिखाया था। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो जी बिल्कुल, यहाँ पर अब कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच हरियाणा से आ रही एक बड़ी खबर से आपको पहले अपडेट करा देते हैं। तिरंगा यात्रा पर विनोद मेहता का ट्वीट सामने आया है। किसानों ने बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया है। किसानों ने तिरंगा यात्रा में भागीदारी करके माकूल जवाब दिया है। ट्वीट करके संयुक्त किसान मोर्चा को आड़े हाथ लिया गया। तिरंगा यात्रा पर विनोद मेहता की तरफ से ट्वीट किया गया है और आप ट्वीट देख सकते हैं।
बाजरे का भाव 2150, सरसों का 7000 के पार और दाम सीधे किसान के खाते में। किसानों ने ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा में जबरदस्त भागीदारी कर इसका माकूल जवाब दे दिया है। तो ये विनोद मेहता की तरफ से ट्वीट किया गया है और साथ ही उन्होंने यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा को टैग करते हुए ये लिखा कि तुम्हारी कोई गलतफहमी है, ये किसान भिवानी और दादरी के ही हैं, कोई पाकिस्तान से नहीं आए हैं। तो विनोद मेहता का ट्वीट भी आप देख सकते हैं। उन्होंने ट्वीट करके यहाँ पर तिरंगा यात्रा को लेकर बोला है कि इसमें किसानों ने जबरदस्त भागीदारी अपनी दिखाई है और माकूल जवाब दे दिया है। और साथ ही उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा को टैग करते हुए यह भी लिखा कि तुम्हारी कोई गलतफहमी है, ये किसान भिवानी और दादरी के ही हैं, कोई पाकिस्तान से नहीं आए हुए किसान हैं। तो यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा को आड़े हाथ लिया है विनोद मेहता ने और ट्वीट करके उन्होंने यहाँ पर तमाम बातें कही हैं। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।